आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। आइए बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि राज्य के प्रत्येक विकासखंड से एक गांव का चयन कर उसे आदर्श कृषि और उद्यान गांव के रूप में विकसित किया जाए। इस दौरान उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना तैयार करने पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक कृषि योजनाएं बनाई जाएं ताकि किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके। साथ ही किसानों को आधुनिक तकनीक प्रशिक्षण और डिजिटल विपणन सुविधाओं से जोड़ने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय एथलेटिक्स एंड फिटनेस क्लब की द्विवार्षिक पत्रिका एक संकल्प सभी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए का मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने क्लब के स्वास्थ्य जागरूकता और फिट जीवन शैली को बढ़ावा देने वाले प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से व्यक्ति का जीवन सकारात्मक और बेहतर बनता है। उन्होंने कहा कि नियमित व्यायाम, खेल गतिविधियां और अनुशासित जीवन शैली व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। उन्होंने क्लब द्वारा समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के प्रयासों को प्रेरणादायी बताया। साथ ही सभी से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब उत्तराखंड में भी साफ दिखाई देने लगा है, जहां तारकोल के दाम करीब 60% से ज्यादा हो गए हैं। इसके चलते देहरादून सहित पूरे प्रदेश में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य प्रभावित हो गए हैं, क्योंकि बढ़ी हुई लागत के चलते कई ठेकेदारों ने पुराने रेट पर काम करने से मना कर दिया है। स्थिति को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग ने नई दरों की मंजूरी के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है। तो वहीं विभाग का कहना है कि अगर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो मानसून के दौरान सड़कें और अधिक खराब हो सकती हैं। काफी ज्यादा देखिए, बिटुमिन जो है एक पार्ट होता है सड़क बनाने का, तो जो हम लोग ओवरले करते हैं या जो टॉप लेयर जिसको हम लोग ब्लैक टॉप बोलते हैं, जब वो करते हैं तो उसी में से बिटुमिन यूज होता है। और बिटुमिन एक पार्ट है और बहुत थोड़ा सा परसेंटेज जो टोटल कॉस्ट होती है उसका बिटुमिन का कॉस्ट होता है। बाकी और तमाम चीजें होती हैं, ग्रिड होती है, तमाम केमिकल, तमाम इमल्शंस होते हैं, लेबर कॉस्ट होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान अमेरिका के बीच संभावित युद्ध की आशंकाओं के बीच देश में आर्थिक असर को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी बीच नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों से गैस और ईंधन का आवश्यकता के मुताबिक इस्तेमाल करने की अपील की है। कच्चे तेल की कीमतों और सप्लाई पर असर की आशंका के चलते वर्क फ्रॉम होम, सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग अपनाने की बात कही गई। तो वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि भारत का व्यापारी वर्ग हमेशा देश हित में सरकार के साथ खड़ा रहा है और आगे भी देश हित में अपनी भूमिका निभाएगा। जितना भी हमारा व्यापारी वर्ग है, केवल सराफा व्यापारियों की ही नहीं हम बात करेंगे, जितना भी हमारा भारतवर्ष में व्यापारी वर्ग है, उसने हमेशा राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और भरोसे की मिसाल कायम की है। और जब जब भारतवर्ष पर संकट आया है तो ये व्यापारी वर्ग ही, वो चाहे किसी भी वर्ग के हों, व्यापारी वर्ग का इस देश की प्रगति में, इस देश के प्रगति की गति में बहुत बड़ा योगदान है। और अपनी राष्ट्रीयता के साथ व्यापारियों ने हमेशा अपने व्यापारी धर्म का पालन किया। और इसमें भी आप देखेंगे कि सराफा व्यापारियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील का स्वागत किया जा रहा है। और सराफा व्यापारियों की तरफ से अनेकों ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं कि हम राष्ट्र के साथ हैं, जब राष्ट्र पर संकट की बात है तो हमने इस राष्ट्र से ही सब कुछ लिया, इस राष्ट्र में ही सब कुछ देना है, तो राष्ट्र से हमें सब प्राप्त हुआ है, तो हम राष्ट्र की अस्मिता और राष्ट्र के हल्द्वानी में आरटीओ गुरदेव सिंह ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ईंधन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण संदेश को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की सलाह दी गई है। साथ ही प्रत्येक शनिवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे के रूप में मनाने का भी फैसला लिया गया है, जिसमें
सभी अधिकारी सार्वजनिक परिवहन से कार्यालय आएंगे। इसके साथ ही वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता देने, कारपूल व्यवस्था अपनाने और अनावश्यक निजी वाहन उपयोग से बचने की भी अपील की गई है। प्रशासन का मानना है कि इससे ईंधन की बचत, ट्रैफिक दबाव में कमी और कार्बन उत्सर्जन घटाने में सहायता मिलेगी, जबकि फीडबैक प्रणाली के माध्यम से यातायात नियम उल्लंघन पर भी निगरानी रखी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ईंधन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रेरणादायी संदेश प्रेषित किया गया है, और जिसमें जो निजी वाहनों के प्रयोग कम करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल और कार पूलिंग की व्यवस्था किए जाने को संदेश व्यक्त किया गया है। इस संबंध में संभागीय परिवहन कार्यालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संभाग के समस्त जो कार्यालय हैं उनमें शनिवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में आएंगे, और इसके साथ साथ यह भी निर्देशित किया गया है किन अधिकारी कर्मचारियों के पास जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो उसका प्रयोग करें, और पब्लिक जहां तक संभव हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ही प्रयोग करें। इसके साथ साथ निजी वाहनों के प्रयोग को हतोत्साहित करें। अगर कोई व्यक्ति साइकिल से आना चाहता है, साइकिल से भी आ सकता है। और जिनके राजधानी देहरादून में 21, 22 और 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शुरू कर दी हैं। प्राधिकरण की जज सीमा डंगरकोटी ने जानकारी दी कि इस लोक अदालत में 128 मामलों के समाधान का लक्ष्य रखा गया है। संबंधित पक्षों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। साथ ही इसमें उन मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी जो लंबे समय से लंबित हैं और जिन्हें आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है। लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को जल्दी न्याय देना और अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करना है। इससे न्याय व्यवस्था और भी प्रभावी बनेगी। मामलों का फिलहाल विधान संभव है। देखिए, दिनांक 21, 22 और 23 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है समाधान समारोह। और ये इस उद्देश्य से लगाई जा रही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामले पेंडिंग हैं उसमें ऐसे जो भी मामले जो ऐसी प्रकृति के हैं जिसमें पक्षकार आपस में सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण करा सकते हैं, तो ऐसे सभी वादों में पक्षकारों को एक मौका दिया जा रहा है कि वे आपसी बातचीत करके अपने मामले को निपटा सकते हैं। और ये जो समाधान समारोह है ये 21 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इसकी जितनी भी कार्यवाहियां हैं वो अलग अलग फेजेस में बांटी गई हैं। तो 21 अप्रैल से ये समाधान समारोह स्टार्ट हो गया है, जिसका समापन होगा 21, 22, 23 में, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। तो जो अलग अलग फेजेस से मेरा मतलब ये। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और एनटीए पर बड़ा हमला बोला है। देहरादून में प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने कहा कि एनटीए लगातार परीक्षाओं का सही संचालन नहीं कर पा रहा है, फिर भी उसे बड़ी परीक्षाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। कांग्रेस ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही एनटीए का फाइनेंशियल ऑडिट कराने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हटाने की अपील भी की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में लगातार खामियां आ रही हैं, जिससे छात्रों को भविष्य का अंधकार में जा रहा है। देखिए, नीट नहीं नीलामी है और पूरी की पूरी भाजपा की कारस्तानी है। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एक एनजीओ है जो 2017 में बनी, और उसमें तमाम भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए लोग काबिज रहे। दुर्भाग्य ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लगातार एग्जाम फेल होते चले गए, उसको किसने ऑथराइज किया, किसने ताकत दी कि आप इतने बड़े बड़े एग्जाम करेंगे? क्या मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने दिया? क्या पीएमओ ने दिया? क्या कैबिनेट ने दिया? हमारी कुछ मांगे हैं। सबसे पहली मांग है कि एनटीए को स्क्रैप कर देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए, इसका फॉरेंसिक फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए,
वो एक फेल शिक्षा मंत्री हैं। साथ के साथ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में सीबीआई इसकी जांच करे और टाइम बाउंड फ्रेम में जांच हो। ये हमारे बच्चों का, नौनिहालों का जिस तरह राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा के मुताबिक जिले में 2590 अस्पताल पंजीकृत हैं, लेकिन लगभग 600 अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रही हैं। विभाग ने कई बार मौका दिया, लेकिन इन 600 में से केवल 10 अस्पतालों ने पंजीकरण के लिए आवेदन दिया। स्वास्थ्य विभाग की जांच में कई अस्पतालों में कमियां पाई गई, जिसके बाद नोटिस जारी किए गए। इसके बावजूद कई अस्पताल नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। विभाग ने चेतावनी दी कि नियमों का पालन न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं देना है। क्लिनिकल एस्टिमेशन एक्ट में कोई भी अगर कोई क्लिनिक चलाता है, अस्पताल चलाता है, कोई भी मेडिकल प्रैक्टिस करता है, तो उसको क्लिनिकल एस्टिमेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना जो है वो आवश्यक होता है। तो अभी तक अगर हम पूरे टोटल अपने रजिस्ट्रेशन की बात करें अपने जिले में, अब तक तो हमारे पास जो 2590 इसमें रजिस्ट्रेशन अभी तक हुए हैं क्लिनिकल एस्टिमेशन एक्ट के अंतर्गत, जिसमें से लगभग जो 490 के करीब जो अस्पताल है वो बंद भी हो गए हैं बीच बीच में, या तो उनके हमने निरस्त कर दिए हैं रजिस्ट्रेशन क्योंकि उन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया, या वो उन्होंने ये सूचना दी है कि हम अपना हॉस्पिटल जो है वो बंद कर रहे हैं। और इसमें समय समय पे हमारे द्वारा निरीक्षण भी किया जाता है। तो इस साल अगर हम बात करें तो 61 हमने सेंटर्स का ऐसे का निरीक्षण किया था, जिसमें हमने 44 को उसमें जो है वो नोटिस जारी किया था, जिसमें से जो 44 में 25 को तो उनका नोटिस था जिनका की रजिस्ट्रेशन है और कुछ ना कुछ इसमें कमियां पाई गई थी, तो उसके संबंध में नोटिस दिया गया था। उसके बाद जो है इसमें 11 ने आकर के जो रजिस्ट्रेशन नहीं था, 11 ने उत्तराखंड में ऊर्जा बचत को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और ईंधन बचत से जुड़े कई फैसलों के बाद बीजेपी नेता दोपहिया और ई वाहनों को अपनाने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इससे दिखावा बताते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह मिश्र ने कहा कि बीजेपी को पहले खुद उदाहरण पेश करना चाहिए, जबकि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार करते हुए कहा कि देश हित में सभी का योगदान जरूरी है और कांग्रेस केवल नकारात्मक राजनीति कर रही है। देखिए, देश पहले है और देश प्रत्येक नागरिक के लिए पहले है। मुझे लगता है कि जिस राष्ट्र हित की हम बात कर रहे हैं, जिस राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर गिलहरी की तरह प्रत्येक नागरिक का थोड़ा थोड़ा भी अंश मदद में मिलेगा तो मुझे लगता है कि हमारा देश, हमारा भारत बहुत मजबूत होगा। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने जब अपील की तो प्रत्येक नागरिक के मन में देश के प्रति जो भाव है, जो भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं देखने वाला है और सब लोग सहयोग के लिए, मदद के लिए आगे आते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है कि जिनकी आप बात कर रहे हैं कांग्रेस के वो लोग, वो अपना अगर पिछला इतिहास उठा करके देख ले तो जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था तब भी देश के लिए अपील की गई थी, तब भी लोगों ने मदद की थी। तो देश हित में प्रत्येक नागरिक मदद करने का काम करता है। और जब कांग्रेस की सरकारें आई तो लगातार जब भी देश हित में उनको जरूरत पड़ी, उनको आवश्यकता पड़ी, उन्होंने अपील करने की जो है गुजारिश करी जनता के बीच में, चाहे सोने को लेकर के हो, चाहे डीजल पेट्रोल को लेकर हो। मनमोहन जी का वो बयान सबको आज भी याद है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को पहले अपने इतिहास की ओर झांक लेना चाहिए। अगर कांग्रेस नहीं झांकती है तो कैबिनेट में कई फैसले लिए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कैबिनेट के फैसले कैसे ये सरकार धरातल पर उतार पाती है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिना जो है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाली और बिना जो है इंश्योरेंस वाली स्कूटी पर जो है चल रहे थे और पीछे 16 गाड़ियों का काफिला उनके चल रहा था। तो ये जो है दिखाने की राजनीति और यथार्थ राजनीति में बड़ा भारी अंतर है। और निश्चित तौर पर जो है भाजपा के जितने बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, प्रदेश के बड़े अधिकारी हैं, उनको जो है सरकार के फैसलों की जो है शुरुआत करनी चाहिए। देखते हैं कि ये केवल जो है दिखाने के लिए फैसले हैं या इन फैसलों पर जो है भाजपा के लोग और वक्त तो चला है एक छोटी सी
बाद आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ज्योति रौतेला और अन्य लोगों ने अपनी मांगों को लेकर परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। ढालवाला कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक समझाने के बावजूद प्रदर्शनकारी नीचे नहीं उतरे और लगातार दबाव बनाते रहे। इस दौरान नीचे धरना प्रदर्शन और भीड़ जमा होने से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। पुलिस ने एक जानकारी दी कि प्रदर्शनकारियों ने खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी। इसके बाद विभिन्न धाराओं में कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस ने कहा कि इस तरह के प्रदर्शन से राजनीतिक सार्वजनिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है, इसलिए नियमों के मुताबिक कदम उठाए गए। दिनांक 11 मई 2026 को श्रीमती ज्योति रौतेला उत्तराखंड कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष और नरसिंह एकता मंच के 4 लोग परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर अनधिकृत रूप से चढ़ गए और उनके द्वारा अपनी मांगों के संबंध में दबाव बनाने के लिए लगातार शासन प्रशासन पर दबाव डाला गया। काफ़ी अधिकारियों द्वारा उनको मौके पर पहुँचकर समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं माने। इस बीच नरसिंह एकता मंच के अन्य जो पदाधिकारी थे, अन्य जो सदस्य थे, उनके द्वारा टंकी के नीचे बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। शासन और प्रशासनिक अधिकारी लगातार कई दौर की वार्ता उनसे की गई, लेकिन उनके द्वारा नीचे उतरने से मना किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए। पर्याप्त मात्रा में दिन और रात्रि 2 शिफ्टों में पुलिस की ड्यूटियां भी लगाई गई। उत्तराखंड में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें काफी प्रभावित हुई हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी दी कि प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे पूरी तरह कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत सरकार के नियमों के मुताबिक किसानों को मुआवजा देगी। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही बीमा कंपनियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि किसानों को जल्द से जल्द क्लेम दिखाया जाएगा। इस प्राकृतिक आपदा से मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में गेहूं, सरसों, आम और लीची की फसलें विशेष रूप से प्रभावित हुई हैं। सरकार राहत और समर्थन के लिए पूरी तरह तैयार है। बारिश से हमारी फसलों को नुकसान हुआ है। लगभग 8.400 हेक्टेयर में जो 33% से अधिक है वर्षा से नुकसान हुआ है, उसको भारत सरकार के मानक के अनुरूप मुआवजा दिया जाएगा। इसी प्रकार जो भूमि है उसमें 48.100 हेक्टेयर में हुआ है और 292 किसान इससे प्रभावित हुए। इसी प्रकार हॉर्टिकल्चर में 1471.15 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है और क्योंकि इसमें नुकसान 33% से कम है, लेकिन हॉर्टिकल्चर के लोग इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस के माध्यम से इनका मदद की जाएगी और सरकार किसानों के साथ खड़ी है। जो भी हर संभव मदद होगी किसानों की सरकार करेगी। प्रदेश में चारधाम यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने का काम लगातार जारी है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने जानकारी दी कि सभी सड़कों को 15 मई तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। विभागीय समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हालांकि बीच बीच में हो रही बारिश से कार्य थोड़े प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन विभाग का दावा है कि तय समय सीमा तक सड़कें पूरी तरह गड्ढा मुक्त और सुरक्षित हो जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। विभाग सभी आवश्यक प्रयास कर रही है ताकि मार्ग समय पर तैयार हो। तो क्या है परसों की जो बारिश आई, क्या स्थिति रही उससे? देखिए, ऐसा है कि एनएच में कहीं इस तरह की कोई चीज रिपोर्ट नहीं हुई है जो कि बहुत ज्यादा कहीं एनएच वगैरह बंद हो गया हो। जो हमारे लैंड साइड में वो मैक्सिमम हमारे ट्रीट हो गए हैं या बाकी में काम चल रहा है जो चारधाम यात्रा से लेके है। पैच रिपेयर का मैंने बताया कि हमारी जो एनएच है हमारी एनएच में हम लोग 90% करीब हम लोगों ने पैच रिपेयर खत्म कर दिया है। 15 मई का हमारा टारगेट है, तो 15 मई तक अभी हम लोग 50% करीब जो हमारा 4000 किलोमीटर लगभग का जो हमारा टारगेट था उसमें 2000 किलोमीटर हम कर चुके हैं। ये हमारे अप टू ओडीआर तक के हैं, जो अन्य जिला मार्ग है उस तक की हमारे जो कार्य योजना बनी है उसके हिसाब से 50% हमने कर दिया है। 15 मई का टारगेट है, लेकिन आप जैसे जानते हैं हल्द्वानी के कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए की लागत से बिछाई गई पेयजल पाइपलाइनों के बावजूद
कई गांव और वार्डों में अब तक पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र पेयजल आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। साथ ही ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कई स्थानों पर पाइपलाइन बिछाने के बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया है, जबकि सड़कें भी ठीक नहीं की गई, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। देखिए, हम लोग बहुत परेशान हैं और विगत कई वर्षों से जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है। विशेषकर करंडुगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 16 वार्ड, जहां पेयजल की स्थिति बद से बदतर हो गई है, और करंडुगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम सभाएं, जहां पर पानी अधिकांश जगहों पर नहीं पहुंच पाया है। जो जल जीवन मिशन के तहत पेयजल लाइनें डाली गई थी, वो पूर्णतः सफल सिद्ध हुई है। जब ट्रायल बेसिस पे वहां पर पानी उन पर खोला जा रहा है, डाला जा रहा है, तो वो पेयजल लाइनें फट जा रही है। और जोरदार बात यह है कि अधिकांश हिस्सों में प्लास्टिक की इन्होंने लाइन डाल दी है। जो मुख्य लाइनें हैं वो ध्वस्त हो जा रही है। जो अंतिम घर तक लाइन जा रही है या गांव में लाइन जा रही है, उसकी स्थिति तो आप समझ सकते हो क्या होगी। तो हम ये कहते हैं कि नए सिरे से आप लाइन डालिए, और जो आपने रोडें खुद डाली हैं तो उनका क्या होगा। अब रेडी रोडें आप अभी बनाते हैं और पेयजल लाइन असफल सिद्ध हुई है, तो आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर है। और सामने अभी इस बरसात भी आने वाली है, तो हमने आज आगाह करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं कि यदि आपने तत्काल प्रभाव से लाइन चालू नहीं करवाई और प्रत्येक घर जल और नल वाली जो मीन्स बात की गई थी, यदि वो पूर्ण नहीं होती है तो। आज के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।